वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एमजीसीआई यूट्यूब चैनल पर आज हम प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज बॉटनी के पार्ट 4 टेस्ट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम इस सॉल्यूशन को। आज के हमारे पेपर का सॉल्यूशन है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 91। निम्न कथन संवाहक की विशेषताओं को दर्शा रहे हैं, इसमें से हमें गलत कथन को पहचानना है। जो संवाहक या वेक्टर होता है उसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। ओराई के साथ संवाहक को वर्ण योग्य चिन्हक की आवश्यकता होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई जो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं उनकी हमें आवश्यकता है, और सेलेक्टेबल मार्कर्स की आवश्यकता होती है ट्रांसफॉर्मेंट व नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, रिकॉम्बिनेंट व नॉन रिकॉम्बिनेंट के सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है ओराई जोड़े गए डीएनए के प्रतिरूपों की संख्या का नियंत्रण भी करती है, उसके लिए उत्तरदायी है। यह स्टेटमेंट भी 100% सही है, क्योंकि वेक्टर में जो ओराई प्रेजेंट होती है वो ओराई कंट्रोल करती है कि डिजायर जीन का कितना कॉपी नंबर यहां पर हम बनाने वाले हैं। तो ओराई होती है दो प्रकार की, जो हाई कॉपी नंबर को सपोर्ट करे और जो लो कॉपी नंबर को सपोर्ट करे। तो फाइनली यहां पर ये सेकंड नंबर का स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। थर्ड है विजातीय डीएनए को जोड़ने हेतु संवाहक में क्लोनिंग स्थल या पहचान स्थल होने चाहिए। बेटा ये जो क्लोनिंग स्थल या पहचान स्थल हैं वास्तव में ये कुछ और नहीं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की साइट होती हैं, जहां पर आरई इस वेक्टर को काटेगा और काटने के पश्चात वहां पर हमारा डिजायर जीन लाइगेज की सहायता से जुड़ेगा। ये तीनों ही सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है इकोलाई का जो क्लोनिंग संवाहक है पीवीआर 322, उसमें अनेक प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोधी जीन प्रेजेंट होते हैं। तो बेटा ये जो अनेक शब्द लिखा ना ये गलत हो गया, बिकॉज इस पीवीआर 322 में एम्फीसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है और इसमें टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस है। केवल और केवल दो एंटीबायोटिक के लिए यहां पर प्रतिरोध मौजूद है, दो से ज्यादा के लिए यहां प्रतिरोध मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं। क्राई2AB जीन, तो याद रखना साथियों, क्राई1AC एंड क्राई2AB ये दोनों होते हैं कॉटन वॉलवर्म के लिए। एक और हमारे पास होता है क्राई1AB, ये होता है कॉर्न बोरर्स के लिए। यहां क्राई2AB पूछा है, दैट इज हमारा आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा बी। क्वेश्चन है 93 नंबर का हमारा, विषमजात परपोषी में ऐच्छिक जीन की अभिव्यक्ति हेतु निम्न में से क्या आवश्यक है। तो बेटा यहां पर यदि हमें जीन के एक्सप्रेशन को बताना है तो जीन एक्सप्रेशन के लिए हमें चाहिए होता है प्रमोटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ उन्नायक या प्रमोटर। बोले सर ओराई किस लिए? ओराई आवश्यक होती है रेप्लिकेशन के प्रारंभन के लिए, रेप्लिकेशन की शुरुआत के लिए। तो यहां हमारा आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 94, सही कथन का चुनाव हमें करना है। तो जो गोल सलबक्रमी या राउंड वर्म या वॉल वर्म जिसे हम बोलते हैं, तो गोल सलबक्रमी में बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के बीटी टॉक्सिन को सक्रिय करने के लिए क्षारीय पीएच होगा, तो उसकी क्षारीय पीएच पर सक्रिय होता है, ये बिल्कुल सही है। यहां पर इन्होंने अम्लीय पीएच लिख दिया, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। यहां पर इन्होंने लिखा कि उसके सक्रियकरण होने के लिए आंत की नमी वाली सतह चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। यहां पर इन्होंने लिखा है कि उस टॉक्सिन के सक्रिय होने के लिए शरीर का तापमान आवश्यक है, यहां ये स्टेटमेंट भी गलत है। आंसर रहेगा क्षारीय पीएच पर ही वो जो हमारा टॉक्सिन है प्रोटॉक्सिन वो सक्रिय होता है, दैट इज आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 95, कॉर्नेल का जो एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े व स्पर्धी रूप से उत्तम वार्निकल, तो जो बड़े वाले हैं वो होते हैं वेलेनस, और अगला पूछा है छोटे, वो होते हैं चैथेमेलस, दैट इज हमारा आंसर रहेगा यहां पर डी। क्वेश्चन नंबर 96, यहां हमें मैच द कॉलम करना है। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट होते हैं 34, मतलब पी के लिए आंसर रहने वाला है हमारा 3। वैसे तो हमारा आंसर आ गया है कि आंसर क्या रहेगा बी, बट और भी हम देख लें। बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं 14, नेशनल पार्क्स होते हैं 90,
एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं 448। 97 किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक खड़ी फसल है? तो हमारे सामने एक शब्द आ गया यहां पर, स्टैंडिंग क्रॉप। एक और शब्द याद रखना, वो शब्द है हमारे पास में स्टैंडिंग स्टेट। एक है खड़ी फसल और एक है खड़ी अवस्था। बेटा खड़ी फसल का मतलब है एक निश्चित समय में गिवन टाइम के दौरान लिविंग बायोमास की मात्रा, जो जीवित जैवभार है, वो कहलाता है स्टैंडिंग क्रॉप। और उसी दिए गए समय के दौरान यदि हम मिट्टी में मौजूद इनऑर्गेनिक मटेरियल की मात्रा को पता कर लें तो वो कहलाती है स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब हो गया लिविंग बायोमास, जीवित जैवभार। और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब है सॉइल में प्रेजेंट इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। तो सबसे ज्यादा लिविंग बायोमास वहां बनेगा जहां सबसे ज्यादा सोलर का इनपुट होता है, जहां सबसे ज्यादा सूर्य के प्रकाश को हम प्राप्त करते हैं। तो वो आंसर रहेगा हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 98 में हमसे पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र में यदि दोनों सहभागियों को हानि हो रही है, जो दोनों पार्टिसिपेंट हैं, यदि उन दोनों को लॉस हो रहा है तो ये होती है प्रतिस्पर्धा। ए और बी दोनों जातियों को हानि होती है। 99 कौन सा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से संबंधित नहीं है? यहां उच्च जाति प्रचुरता होती है, बिल्कुल सही है। हाई एंडेमिज्म, उच्च स्थानिकता है, मतलब यहां जो जातियां मिलती हैं वो बाहर बहुत मुश्किल से मिलती हैं। त्वरित आवासीय क्षति या एसिलरेटेड हैबिटेट लॉस होता है, ये तीनों तो सही हैं। बट यहां पूछा है गलत। तो पृथ्वी का यहां लिखा है 20% क्षेत्र बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ये स्टेटमेंट गलत है और यही रहेगा हमारा आंसर। बोले सर सही क्या होता? सही ये होता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ने ओनली लेस देन 2% एरिया को कवर किया है। और यदि हम 2% एरिया को यहां पर सुरक्षित कर लें तब लगभग हम 30% की दर से बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस है उसे कम कर सकते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा सी। 100 नंबर देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन उन्हें पिरामिड में कोई स्थान नहीं मिलता। आंसर रहेगा सैप्रोफाइट्स, जो मृतोपजीवी हैं। जैसे हमारा जो पिरामिड होता है, ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉफिक लेवल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यहां पर होते हैं प्रोड्यूसर्स, जो हो गए हमारे ग्रीन प्लांट या फोटोसिंथेटिक प्लांट। ट्रॉफिक लेवल 2 पर होता है प्राइमरी कंज्यूमर, यहां सेकेंडरी कंज्यूमर, यहां टर्सरी या टॉप कंज्यूमर होता है। बेटा प्रोड्यूसर के लेवल पर भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर, हर एक लेवल पर हम स्टार्ट करा सकते हैं सैप्रोफाइट के द्वारा डेट्रीवोरस फूड चेन को। तो जो सैप्रोफाइट हैं उन्हें फूड चेन में या पिरामिड में हमने कोई स्थान नहीं दिया। पिरामिड में स्थान क्यों नहीं दिया? क्योंकि पिरामिड में स्थान केवल उनको देते हैं जो किसी एक ट्रॉफिक लेवल पर मौजूद होते हैं, और सैप्रोफाइट जो हैं ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पर हो सकते हैं। तो आंसर रहेगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 101, किसी वाहक में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन आमतौर पर किसके चयन में हेल्प करते हैं? तो ये हेल्प करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट, और यहां पर दे रखा है पुनर्योगज, आरूपांतरित यानी कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कोशिका की पहचान और अलग करने में। मतलब आंसर हमारा हो जाएगा डी। 102, मिसमैच को हमें देखना है। बासमती चावल 27 किस्में पहचानी गई, बिल्कुल सही है। रोजी गाय 1997 सही है। अमेरिकी कंपनी ने 1997 में ही बासमती चावल पर पेटेंट लिया, ये भी सही है। फर्स्ट जीन थेरेपी 1901 नहीं होगा और यही रहेगा हमारा आंसर। ये कब का है? 1994 ईयर की गर्ल चाइल्ड में पहली जीन थेरेपी हुई थी एडिनोसिन डी एमिनेज एंजाइम डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। 103, मधुमेह के रोगियों के लिए इंसुलिन एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। 100% सही है, क्योंकि डायबिटीज में होता क्या है, यदि इंसुलिन एब्सेंट है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। इसलिए हमने क्या ले लिया, इंसुलिन जब देंगे तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में क्या होगा, कन्वर्जन होगा। तो मधुमेह मतलब डायबिटीज के पेशेंट के लिए इंसुलिन इज अ इंपॉर्टेंट हार्मोन, जो बिल्कुल सही है।
रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इंसुलिन की ए व बी चेन का अलग अलग उत्पादन करती है, ये भी बिल्कुल सही है। 1983 में एली लिली कंपनी ने दोनों चेनों का अलग अलग उत्पादन किया था, तो यहां पर ए व बी दोनों स्टेटमेंट यहां पर क्या रहेंगी हमारी सही। क्वेश्चन नंबर 104 को देखें, प्रतिबंधन एंजाइम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये सही कथन हमें बताना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ये कह रहे हैं ये प्रोटीएजेज वाले समूह में आते हैं, गलत, न्यूक्लिएजेज में आते हैं। डीएनए से जुड़ता है और विशिष्ट स्थलों पर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को काटेगा, नहीं भाई, फॉस्फोडाई ईस्टर बंध को ब्रेक करता है, मतलब ये भी यहां पर क्या होने वाला है, गलत। फिर प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में विशिष्ट पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, ये सही रहेगा। 230 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, गलत, ये है 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो 230 से ज्यादा या 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से ऑब्टेन किए गए। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है सही के लिए वो आंसर रहने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 105, सक्रिय टॉक्सिन मध्य आंत की उपकला कोशिकाओं से बंधकर उसमें छिद्रों का निर्माण करते हैं, जिस कारण से कोशिकाएं फूलकर फट जाती हैं और कीट की मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल सही है। अधिकतर बीटी टॉक्सिन कीट समूह विशिष्ट होते हैं, बिल्कुल, लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन और डिप्टेरन के कीटों को मारते हैं, ये दोनों सही हैं। लेकिन बेटा ये कीट समूह विशिष्ट हैं, इसलिए मध्य आंत से जुड़ रहे हैं क्या? नहीं, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। दैट इज हमारा आंसर रहने वाला है यहां पर ए, जिसमें लिखा है कि सही व्याख्या नहीं है। 106, बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस की कुछ प्रभेद ऐसे प्रोटीन बनाती हैं जो कीटों के कौन से गण एलसीडी, लेपिडोप्टेरन, कॉलियोप्टेरन एंड डिप्टेरन्स को मारते हैं, दैट इज आंसर रहेगा हमारा डी। 107 मैच द कॉलम है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो आंसर रहेगा उसके लिए ई कोलाई, मतलब ए को मिलाना है हमें 2 से। जीन थेरेपी ये रहेगा हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस ये रहेगा हमारा पीसीआर, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए के लिए 213। तो अपन यहां देखें ये आंसर रहेगा 213। 108 पर आए, कौन सा विकल्प इंसुलिन के लिए सही है? वो भी कौन सी इंसुलिन? जेनेटिकली इंजीनियर्ड, मतलब जो 1983 में एली लिली कंपनी ने बनाई थी। क्या वो इंसुलिन प्राक हार्मोन मींस प्रो हार्मोन के रूप में बनी थी? प्रो हार्मोन वो है इंसुलिन का जिसमें ए, बी एंड सी तीनों चेन होती हैं, बट एली लिली ने जो बनाई थी वो एक मैच्योर इंसुलिन थी जिसमें ओनली ए एंड बी चेन प्रेजेंट थी, मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। इस इंसुलिन में यदि हम यहां पर बात करें, एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे हम बोलते हैं सी पेप्टाइड, तो जो सी पेप्टाइड है वो हमारी मैच्योर इंसुलिन में प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, ए और बी को सेपरेट सेपरेट बनाया, ये सही है, जो हमसे पूछा है उनने। श्रृंखला ए और बी को हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ा, गलत, सल्फाइड बॉन्ड से जोड़ा था, तो आंसर हमारा रहेगा सी। 109, लाभकारी क्लोनिक जीनों को आश्रय देने वाली कोशिकाओं का छोटे पैमाने पर प्रयोगशाला में वर्धन किया जा सकता है, बिल्कुल। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन लेबोरेटरी में होता है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायोरिएक्टर्स में होता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। बायोरिएक्टर एक बर्तन के समान है जिसमें कच्चे माल को जैव रासायनिक रूप से विशिष्ट उत्पादों में परिवर्तित किया जाता है, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, कथन 1, कथन 2 दोनों ही सही हैं। क्वेश्चन नंबर 110, सामान्यता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यदि ये हमारी अर्थ है, दैट इज ये लाइन है, लाइन ऑफ इक्वेटर 0 डिग्री बोलते हैं, यहां से यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो लगातार जैव विविधता या जाति की विविधता जो है वो घटती है, मतलब ये सही है। फिर नेक्स्ट लिखा है, उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण से अधिक मौसमी परिवर्तन दर्शाते हैं, ये गलत है। तो यहां आप याद रखना, जो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट है वो ट्रॉपिकल एनवायरमेंट सबसे पहली चीज तो होता है लेस सीजनल, मतलब उसमें कम वेरिएशन आते हैं, वो मिलियंस ऑफ ईयर से अनडिस्टर्ब्ड पड़ा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं होते बहुत जल्दी जल्दी। साथ ही साथ वहां पे जो सोलर इनपुट है वो सोलर इनपुट बहुत ज्यादा है। तो यदि कभी पेपर में यह भी पूछ लिया जाए
कि ट्रॉपिकल एनवायरमेंट में हाई स्पीसीज रिचनेस का रीजन क्या है? वो लेस सीजनल है, अनडिस्टर्ब्ड है मिलियंस ऑफ ईयर से, और सोलर इनपुट ज्यादा है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, 2 यहां पर गलत है, मतलब आंसर रहेगा हमारा बी। कथन 1 सही, कथन 2 गलत। 111 पर आते हैं। एविल क्वाड्रेट में अविकल्पी रूप से जुड़ी जातियां, अविकल्पी रूप से जुड़ी जातियों में हम उनको ले लें जो म्यूचुअलिज्म दर्शाती हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। यदि एक जाति विलुप्त होगी तो उसके साथ साथ दूसरी जाति भी विलुप्त हो जाएगी। इसे बोलते हैं को एक्सटिंक्शन या सह विलुप्तता। आंसर रहेगा सी। 112 नंबर देखें। चारण खाद्य श्रृंखला में पोषण स्तरों की संख्या सीमित होती है। T1, T2, T3, T4 सीमित संख्या होती है। क्यों होती है सीमित? क्योंकि ये ऊर्जा के 10% लॉ को फॉलो करते हैं। क्योंकि लिंडमैन ने कहा था कि एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही फ्लो कर पाती है, या केवल 10% ऊर्जा ही जा पाती है। तो इस पोषी स्तर में तो इतनी कम ऊर्जा बचती है ऊपर के स्तर पर। यदि यहां पर हम 1000 जूल से भी स्टार्ट करें, तो अब यदि इसका 10% निकालना है तो 100, इसका 10 निकालना है तो 10, इसका और 10 निकालना है तो 1 जूल ऊर्जा बस बचेगी। अब इसके और ऊपर जाएंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, और उतनी ऊर्जा उस ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल जो ऊर्जा रहेगी वो पर्याप्त नहीं है। मतलब यहां दोनों चीजें सही है, साथ ही साथ सही स्पष्टीकरण भी मौजूद है। 113 नंबर पे चलते हैं। यहां हमसे पूछा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए किस किस को जोड़ा था। तो हमने लिया था प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, और इसको हमने जोड़ा था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ में। दैट इज आंसर रहेगा हमारा सी। 114 एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। बेटा यहां पर डिसआर्म्ड शब्द नहीं लिखा है। आपको याद होना चाहिए हमारी बायोटेक्नोलॉजी में जब हमने एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस का यूज एज अ वेक्टर किया था, या रेट्रोवायरस का उपयोग एज अ वेक्टर किया था, तब उसके पहले हमने उन्हें डिसआर्म्ड किया था। हमने उनमें से उनके हानिकारक हिस्से को हटा दिया था, और वहां हमने जोड़ा था वांछित जीन। बट यहां लिखा है केवल एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। उसके लिए हमें बताना है कौन सा कथन सही है। इनका कहना है ये पौधों के लिए रोगजनक जीवाणु नहीं। नहीं भाई, रोगजनक है ये तो, मतलब ये गलत हो गया। यह ट्यूमर कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में बदलता है। गलत, क्योंकि ये तो ट्यूमर कोशिका बनाता है, सामान्य को ट्यूमर में बदलता है। इसका उपयोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में वांछित जीन पहुंचाने के लिए होता है। नहीं, इसका यूज तो प्लांट में हम करते हैं, मींस जो यूकैरियोट हैं। और यह ट्यूमर डीएनए मतलब टीडीएनए को होस्ट सेल या पौधों की कोशिकाओं में पहुंचाता है। बिल्कुल। और बाद में हमने जब इसको यूजफुल वेक्टर बनाया था, तब इसी टीडीएनए को तो हमने हटा दिया था। 115 नंबर। जीएम पौधों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ये अजैव प्रतिबलों के लिए अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल सही है। रासायनिक पीड़कनाशकों पर अधिक, अरे भाई यही गलत है, क्योंकि रासायनिक पीड़कनाशकों पर तो हमारी निर्भरता को हम क्या करते हैं, जीएम फसलों के द्वारा कम। यहां लिखा अधिक, आंसर रहेगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 116। पीसीआर तकनीक में टैग पॉलीमरेज का क्या अर्थ है? यह एंजाइम डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है। भाई सेपरेट करने वाला तो हेलिकेज है, गलत हो गया। मतलब यह एंजाइम न्यूक्लियोटाइड का उपयोग करके नई चेन बनाता है। ये बिल्कुल सही रहेगा कि भाई जो टैग पॉलीमरेज है वो तो पॉलीमरेज के जैसे काम करेगा और नया पॉलीमर बनाएगा। यह एंजाइम डीएनए टेम्पलेट पर प्राइमर को जोड़ता है। अगेन गलत। डीएनए को काटता है, ये भी गलत। आंसर हमारा रहने वाला है बी। क्वेश्चन नंबर 117 मैच द कॉलम है। अबिंगडन टॉर्टाइज एंड गोट गैलेपेगोस आइलैंड पर कंपटीशन करते हैं। मतलब हमारे पहले का आंसर रहने वाला है 3। मैराइन फिश आर इन्फेक्टेड विथ कॉपीपॉट्स। तो इसके लिए पहले तो यहां से हम आंसर देख लें। ये देखें, ये 3, ये 3। मैराइन फिश आर ये रहेगा हमारा पैरासिटिज्म, परजीविता। देन आ जाएगा 4। ये बी के लिए हमारा 4 चल रहा है। सी, आम की शाखा पर उगने वाला ऑर्किड कॉमन सेलिज्म जो कि +0 इंटरेक्शन है। तो यहां पर हमारा रहेगा सी के लिए 1। और डी है फंजाई एंड एल्गी म्यूचुअलिज्म को शो करते हैं। दैट इज आंसर रहेगा हमारा बी। 118 को देखें।
संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को निम्न ताप पर जो हम कंजर्व करते हैं, परिरक्षित करते हैं, उसे बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। और जो क्रायो प्रिजर्वेशन है वो एक उन्नत एक्सिटू कंजर्वेशन है। क्रायो प्रिजर्वेशन आता है एक्सिटू कंजर्वेशन में। 119 मेन स्टेप्स यहां दी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। तो सबसे पहला है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना। पहचान करने के बाद उसे आरी से काटना। आरी से काटने के बाद हमारे डीएनए खंड का पृथक्करण करके संवाहक से जोड़ के उसका ट्रांसफर कर देना। मतलब ये सब दिए BACDE में। आप देखें, वांछित जीन वाले डीएनए का आइसोलेशन, आरी से काटना, आरी से काटने के बाद हमारे डीएनए का आइसोलेशन, वाहक से जोड़ना, होस्ट सेल में ट्रांसफर करना। तो BACDE आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 119 हो गया है, 120 पर आ चुके हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए पर पहचाने हुए निश्चित स्थान पर डीएनए अणु को काटता है। बिल्कुल सही है। पहचाने हुए स्थान मतलब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अगले में लिखा है दोनों में से केवल एक लड़ी को काटता है, ये गलत हो गया। मतलब एक स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आंसर यहां हमारा रहने वाला है ए। क्वेश्चन नंबर 121, GEAC ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसने बायो टेक्नोलॉजी में जब ये कमेटी बनाई गई तो ये GM रिसर्च की वैधानिकता की जांच करती है और फिर उन्हें परमिट करती है या उन्हें उन पर बैन लगा देती है कि ये रिसर्च हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 122, कौन सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए जिम्मेदार है? याद रखना, आवासीय क्षति व विखंडन। 123, विकर्ण सक्रिय एकल श्रृंखला वाला डीएनए। अरे मतलब यहां प्रोब की बात चल रही है, प्रोब हमें बताती है उत्परिवर्तित जीन के बारे में। 124, जन्म दर के बारे में यहां हमें बताना है। तो जन्म दर से मतलब समष्टि में जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान अंत घनत्व में जुड़ती है। नहीं भाई, जन्म दर में जो भी वृद्धि होती है वो अंत घनत्व में नहीं जुड़ती, वो प्रारंभिक घनत्व में उसकी मात्रा को हम जोड़ते हैं। जन्म दर से मतलब समष्टि में होने वाली मौतों से कोई मतलब नहीं है, मौतों से कोई मीनिंग नहीं है। जन्मी उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। दैट इज आंसर रहेगा डी। 125 पर आते हैं। जब एक संवाहक व स्रोत डीएनए को एक ही आरी द्वारा नहीं काटा जाता तब तक आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, क्योंकि सेम आरी से काटने पर सेम टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री चिपचिपे सिरे उत्पन्न होते हैं, तभी जाके वो आपस में लाइगेज के द्वारा जुड़ेंगे। मतलब कथन व कारण दोनों सही हैं और कथन का यहां पर सही स्पष्टीकरण कारण के द्वारा हो भी रहा है। तो आंसर रहेगा ए। 126 पर आते हैं, मैच द कॉलम। युक्का को मिलाना होगा हमें मौत से, ठीक है। जो हमारा फंजाई है वो है एल्गी के साथ, आर्किड, फिग। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले तो युक्का, युक्का के लिए डी ये हमारा रहेगा, ठीक है। फिर यदि हम देखें फोर्थ, फोर्थ को मिलाया सी से, तो आंसर तो आ चुका है हमारा सी। सेकंड जो फिग है अंजीर, उसको वास्प से, और जो आर्किड है उसको मक्षिका या बम्बल बीज, ठीक है। 127, आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मैच। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एम्फाइसीमा के इलाज के लिए, बिल्कुल सही है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन ह्यूमिलिन के नाम से मार्केट में बेची जाती, ये भी सही है। प्रथम पारजीनी गाय रोजी है, ये भी सही है। बट हाँ, एलिजा टेस्ट मायोकार्डियल इंफारेक्शन के लिए नहीं होता, तो यहां पर हमारा आंसर रहेगा मिसमैच के लिए सी। 128 को ले लें। ऊर्जा का पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होता है, कभी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक ऊर्जा स्तर से अगले ऊर्जा स्तर में जो ऊर्जा है वो कम पहुंचती है। क्यों पहुंची कम? क्योंकि उसका ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। ओनली 10% ही ट्रांसफर होती है। तो कथन कारण दोनों सही हैं और साथ ही साथ सही स्पष्टीकरण है। आंसर होगा ए। यहां पर जो हमें दिया है कि यदि आप घास पर आहार प्राप्त करने वाले कीटों की संख्या देखें तो भाई घास सबसे ज्यादा, उस पर निर्भर कीट उससे कम, कीटों पर निर्भर छोटे पक्षी और कम, और छोटे पक्षी पर निर्भर बड़े पक्षी और कम। दैट इज हमें सीधा पिरामिड यहां पर देखने को
मिलेगा। 130 मैच द कॉलम, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है वो ग्रोथ मॉडल का ग्राफ कुछ इस तरह का हमें प्राप्त होता है। इसमें क्या रहेगा कि भाई समष्टि घनत्व प्रारंभ में धीमे, बाद में तेजी से बढ़ता है, मतलब ए के लिए आंसर रहेगा 2। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है वो कुछ इस तरह का ग्रोथ मॉडल जे शेप होता है, और जे शेप मॉडल समष्टि घनत्व थोड़े ही समय में विशाल हो जाता है, मतलब इसके लिए आंसर रहेगा 1। एक्सपांडिंग एज पिरामिड, एक्सपांडिंग एज पिरामिड में जनन पूर्व आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या जनन आयु वर्ग की तुलना में अधिक होती है, तो इसका आंसर हमारा रहेगा 4। जो सी है, सी का आंसर यहां पर रहने वाला है 4। डिक्लाइनिंग एज पिरामिड, घटता हुआ आयु पिरामिड जो है उसमें जनन पूर्व आयु वर्ग के व्यक्तियों की संख्या जनन आयु वर्ग से कम होती है, तो इसका आंसर रहेगा 3। 2143, अपन यहां देखें 2143, दैट इज आंसर रहेगा हमारा सी। 131 निम्न में से कौन से बाह्य स्थानीय संरक्षण के उदाहरण हैं? तो बाह्य स्थानीय मतलब एक्सिटू कंजर्वेशन, इसमें हमारा जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी एंड क्रायो प्रिजर्वेशन आते हैं, जबकि ये जो है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इन सिटू में है। ऊपर वाले जो 4 हैं वो एक्सिटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में लाइगेज एंजाइम का उपयोग हमेशा बाहरी जीन को बैक्टीरिया के आनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ने में होता है, गलत। मेनली उसका उपयोग होता है बाहरी जीन को प्लाज्मिड के साथ जोड़ने में, ये गलत हो गया। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के सिर्फ चिपचिपे सिरों को जोड़ता है, अरे भाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो डीएनए को काटता है, मतलब यहां पर दोनों ही कथन जो हैं वो असत्य हैं, आंसर रहेगा हमारा सी। 133 पर आते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता मतलब एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सकल प्राथमिक उत्पादकता मतलब जीपीपी से कम होती है। कम क्यों होती है? क्योंकि एनपीपी बराबर होता है जीपीपी माइनस आर, बिल्कुल सही है। और शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता मींस एनपीपी जीपीपी में श्वसन हानियों के पश्चात प्राप्त होती है। तो ये फॉर्मूला हमने लिखा, ऊपर नीचे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, साथ ही साथ सही व्याख्या भी है, सही स्पष्टीकरण भी है, दैट इज हमारा आंसर रहने वाला है यहां पर ए। 134 गोल्डन राइस विटामिन ए कितने सही मिले हैं वो हमें बताना है। कॉटन वॉल्वर सॉरी बीटी कॉटन नेमेटोड, तो नेमेटोड के साथ तो टोबैको आना था, ये गलत हो गया। क्राई प्रोटीन इज अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, ये सही है। मिल्वाडेगाइन इनकॉग्निशिया रूट नॉट डिसीज, ये भी सही है। रोजी गाय अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये गलत है, वो तो अल्फा लेक्टैल्बुमिन प्रोटीन सही रहेगा उसके लिए। तो यहां पर 3 स्टेटमेंट या 3 मैच सही हैं, आंसर होगा डी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रायोजीन को अभिव्यक्त करने वाली फसल कीटों के समूह के, कीटों के एक समूह के लिए प्रतिरोधी, बिल्कुल भाई, यानी विशिष्ट होती है। क्रायोजीन जो अलग अलग हैं वो विशिष्ट होते हैं। बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस द्वारा उत्पादित प्रोटीन कुछ कीटों के लार्वा के लिए विषैला होता है, तो कुछ कीटों के लिए, सभी कीटों के लार्वा के लिए वो विषैला रहने वाला नहीं है, मतलब यहां कथन कारण सही है, साथ ही साथ सही स्पष्टीकरण है, यही यहां पर हमारा आंसर रहने वाला है ए। तो बेटा ये था पेपर का सॉल्यूशन। आप सभी लोग इसी तरह से लगातार अपनी प्रिपरेशन करते रहें, और जहां जो डाउट्स आ रहे हैं लगातार आप उन डाउट्स को पूछते रहें। बेस्ट ऑफ लक।